तो बच्चों हम लोग PYQs बनाने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के। सो शुरू में अपन चालू करते हैं 2024 के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 5 चार्जेस हैं प्लस Q 5Q -2Q 3Q 4Q सिचुएटेड शोन इन फिगर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना इस कन्फिग्रेशन का थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। तो बच्चों ये जो सवाल है ये क्या है, गॉस लॉ का। और गॉस लॉ क्या बोलता है कि E डॉट dl अगर आप क्लोज सरफेस इंटीग्रल करेंगे एक क्लोज सरफेस के लिए तो वो आएगा बराबर Q एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। Q एंक्लोज्ड मतलब जो चार्जेस सरफेस के अंदर है। तो अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो इससे कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, कैसे निकालेंगे। आपके पास है प्लस 5Q अंदर है, प्लस Q अंदर है और माइनस 2Q है, और ये दोनों तो बाहर हैं। तो बाहर वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेट चार्ज अंदर कितना है, 5Q माइनस 2Q प्लस Q, तो नेट चार्ज है 4Q। तो पॉजिटिव चार्ज अंदर है तो फ्लक्स बाहर आ रहा होगा कितना, Q एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आएगा 4Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E 2xi, मतलब एक आई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज वेरिएबल। तो x एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है E विच इज वेरिंग एज 2xi, ठीक है। एग्जिस्ट इन ए स्पेस अ क्यूब ऑफ साइड 2 मीटर, तो क्यूब का साइड है 2 मीटर, इज प्लेस्ड एज पर गिवन बिलो। हमको निकालना है फ्लक्स द क्यूब इज कितना होगा, फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। तो देखो अगर हम लोग ये वाला सरफेस देखें z और x एक्सिस में जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल हैं, तो इस वाले सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, नो फ्लक्स। ऐसे ही ऊपर वाली सरफेस के भी क्या है, पैरेलल है, तो इससे भी क्या जाएगा, नो फ्लक्स जाएगा। और अगर हम लोग पीछे वाली सरफेस देखें, पीछे वाली सरफेस मतलब जो y और x प्लेन में बनी हुई है ये वाली, तो y और x के भी अलोंग है, तो उससे भी कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। और पीछे वाली जो सरफेस है वो भी y x के अलोंग है, उस पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उससे शुरू भी नहीं जाएगा। तो ये चारों सरफेस के कारण तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया। तो फ्लक्स जा किससे रहा है, ये जो आपका z और y प्लेन में है इससे फ्लक्स जा रहा है, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस जगह पे और इस जगह पे दोनों जगह अलग अलग है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एज जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जा रही है। तो देखो सबसे पहले यहां निकालते हैं इस सरफेस के लिए। तो बच्चों ये सरफेस ऐसा है और यहां पर फ्लक्स क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो फ्लक्स एंटर करता है उसको हम लोग लेते हैं नेगेटिव, और जब भी कोई सरफेस को फ्लक्स लीव करता है तो हम लोग उसको लेते हैं पॉजिटिव। तो अभी ये क्लोज सरफेस को इस वाले एरिया से फ्लक्स एंटर कर रहा है तो हम लोग फ्लक्स क्या लेंगे, नेगेटिव। तो फ्लक्स क्या होगा बच्चों, एरिया E डॉट ए होता है, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ए, ठीक है। अब यहां पर x कितना है, ये 2 मीटर है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो होगी E, तो आएगा ये E 2x पे, तो x का वैल्यू 2 डालेंगे तो आएगा 4 इंटू ए। एरिया क्या है, 2/2 का क्यूब है, तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो 16 वेबर फ्लक्स जो है वो अंदर आ रहा है, तो इसको क्या लिखते हैं, नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, यहां से फ्लक्स क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो फ्लक्स लीव करता है पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो जो लीव करने वाला फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस को लीव करने वाला, उसको अपन लेते हैं पॉजिटिव। तो इस सरफेस का फ्लक्स जो ये एंटर किया इन, ये है आउट, आउट लेंगे। ये हो गया बच्चों 2 और 2 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 4 2 जा 8, तो 8 इंटू एरिया तो वही है 4, तो 8 चौक 32 वेबर। इसको प्लस में लेंगे क्योंकि ये लीव कर रहा है। तो नेट फ्लक्स अपने को अगर निकालिए थ्रू द क्यूब तो ये होगी 5 आउट प्लस 5 इन, ये होगा आपका 5, तो आएगा 32 माइनस 16, तो आंसर क्या होगा, 16 वेबर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। ये किससे रिलेटेड सवाल था बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों या तो E डॉट ए से निकालते हैं, या जो पिछला आपने सिमेट्री वाला पोजीशन देखा, सिमेट्री वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें एंक्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज एंक्लोज्ड रखा हुआ है, तो गॉस लॉ से या फिर E डॉट ए जो बेसिक इसका डेफिनेशन है उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब अगला सवाल बच्चों न्यूमेरिकल टाइप है। क्या लिखा है,
a center of a half ring of radius r is equals to 10 centimeter and a linear charge density इतना न्यूटन नैनो कूलम पर मीटर, द पोटेंशियल इज कितना होगा? तो बच्चों एक हाफ रिंग है, ये हाफ रिंग है और इसमें डेंसिटी कितनी है? 4 नैनो कूलम पर मीटर, ये दिया है इसका लैम्डा। हाफ रिंग है जिसका रेडियस भी अपने को दे दिया है, रेडियस जो है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो हमको पूछा है इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, ये हमको निकालना है। पाई के टर्म्स में दिया है, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो देखो बच्चों क्या करते हैं, यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसका चार्ज कितना होगा? dq। अब ये dq कितना दूर है? r डिस्टेंस दूर है। तो एक पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस दूर, छोटा सा पोटेंशियल dv में लिख सकता हूं k dq बाय r, है ना। तो पोटेंशियल आ जाएगा k विच इज 9 × 10 का पावर 9। dq का वैल्यू क्या है वो लिखेंगे अभी, dq, और r का वैल्यू कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। तो 10 ऊपर चले जाएगा 100, ठीक है। अब अगर हम लोग को सारे लोगों के कारण पोटेंशियल निकालना है, सारे लोगों के कारण पोटेंशियल निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल पोटेंशियल जो आएगा सेंटर पे, k कांस्टेंट है बच्चों, ये 0 से 0 कट गया तो 10 क्या आ गया बाहर। अब इंटीग्रेशन ऑफ dq, सारे dq को जोड़ दोगे तो जितना टोटल चार्ज होगा वो अपने को लेना है। अब टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? तो ये आ गया देखो, v बराबर 10 इंटू 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dq। अब dq निकालते हैं टोटल चार्ज। तो हमको पता है बच्चों, देखो ठीक, सपोज आप यहां से थीटा एंगल पे जाइए, क्या ऐसा लिख लेते हैं। देखो इसकी डेंसिटी जो दी है वो ऐसी दी है कि टोटल चार्ज बाय इसका टोटल लेंथ होगा वो होगा 4 नैनो कूलम पर मीटर, ऐसा लिख सकते हैं। टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, यही डेंसिटी होती है। अब टोटल चार्ज वही इंटीग्रेशन ऑफ dq हमको निकालना है, और टोटल लेंथ कितना है? ये रेडियस r है तो हाफ रिंग है, तो क्या होगा? पाई इंटू आर। तो क्या लिखेंगे? l की जगह पाई r, ये आ जाएगा 4 इंटू 10 का पावर -9 कूलम पर मीटर। तो q का वैल्यू क्या आएगा? पाई इंटू आर, आर का वैल्यू है 10/100 इंटू 4 इंटू 10 का पावर -9। तो एक 0 से एक 0 कट गया तो आ गया 4 पाई/10 इंटू 10 का पावर -9। अब इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो बच्चों v का वैल्यू आ गया 10 इंटू 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू dq, 4 पाई/10 इंटू 10 का पावर -9। -9 कट गया, ये 10 कट गया, 9 4 जा हुआ 36 पाई। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 36। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 36। तो अगला सवाल पे क्या पूछा है? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अलोंग y एक्सिस इज 0। तो y एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर 0 है, इस चार्जेस कारण, प्लस Q2 और माइनस Q3 के कारण। हमको क्या निकालना है? Q2/Q3 का रेशियो निकालना है, ऐसा जिसमें से x क्या होगा ये पता लगाना है। तो देखो Q2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोल देता हूं मैं E1। अब देखो सपोज अगर मैं इस एंगल को थीटा लिया तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो y डायरेक्शन में E1 का जो कंपोनेंट होगा वो क्या आएगा? E1 cos थीटा। अब माइनस Q3 के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अलोंग द चार्ज, माइनस Q3 के अलोंग। सपोज ये 4 है ये 3 है तो बच्चों ये एंगल हो गया 53, ये एंगल हो गया आपका 37, ठीक। तो अगर ये एंगल 37 हो गया तो E2 जो है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट लेंगे E2 cos 37। अब आपस में दोनों बराबर होंगे तभी नेट फील्ड क्या आएगी? 0। अब E1 का वैल्यू लिखता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट चार्ज के कारण KQ/R²। तो क्या आएगा? K इंटू Q2/R²। और R क्या है? ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये डिस्टेंस को ऐसे निकाल सकते हैं कि ये 4 है और ये 2 है तो होगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 4 4 जा होता है 16 प्लस 2 2 जा होता है 4 का अंडर रूट, तो आएगा √20। तो √20 को अपन कैसे लिख सकते हैं? √20 को अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 5 का अंडर रूट, तो आएगा 2√5। तो यहां पर डाल देते हैं 2√5 का होल स्क्वायर
इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आएगा बेस क्या है 4 अपॉन हाइपोटेनस कितना आया 2√5। ठीक, दिस इज इक्वल्स टू E2। E2 की वैल्यू क्या लेना है, E2 का देखो 3 है 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना होगा 5, तो आएगा K Q2 बाय 5 का स्क्वायर 25 इंटू कॉस 37, ये होता है 4/5। अब काटापिटी करते हैं बच्चों, K कट गई, ये Q3 है सॉरी, है ना। अब तो 4 से 4 कट गया। अब देखो यहां पर लिखते हैं Q2 बाय 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा 5 इंटू 1/2√5 बराबर Q3 बाय 25 इंटू 5। तो बच्चों ये जाएगा 5 5 जा, ये जाएगा 5 5 जा, और ये 5 यहां से जाएगा, ये आ जाएगा √5, और ये 4 2 जा क्या हो गया 8, तो क्या आ गया Q2 बाय 8 बराबर Q3 बाय 5√5। तो बच्चों वही 8/5√5 आना चाहिए, तो x का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा 5, तो आंसर क्या होगा 5। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस a एंड b आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ कंडक्टिंग वायर, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ द 2 स्फीयर्स रेस्पेक्टिवली क्या होगा। बच्चों 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ कंडक्टिंग वायर। तो सपोज 2 अपन क्या ले लेते हैं कंडक्टिंग स्फीयर्स, दोनों का रेडियस क्या है अलग अलग, ठीक है, और दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से अपन जोड़ दिए हैं। सपोज इसमें चार्ज है Q1 और इसमें चार्ज है Q2, इसका रेडियस है A, इसका रेडियस है B, है ना। अब हमको पता है बच्चों, जब 2 वायर कनेक्टिंग वायर से 2 स्फीयर्स को जोड़ देते हैं कंडक्टिंग वायर्स को, तो चार्ज में आपस में आदान प्रदान होता है, ट्रांसफर होता है। ऐसा होता है कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम, दोनों इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे। तो दोनों का पोटेंशियल को अपन इक्वेट करेंगे। और पोटेंशियल कैसे ले सकते हैं, देखो अपने को पता है कि C बराबर क्या होता है Q/V, तो V बराबर क्या होगा Q/C। अब V सेम है तो मैं लिख सकता हूं Q1/C1 इज इक्वल्स टू Q2/C2। हमको निकालना है क्या रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑफ द 2 स्फीयर, तो Q1/Q2 यहां से क्या आ जाएगा C1/C2। अब C1 अपन जानते हैं बच्चों, एक स्पेरिकल कंडक्टर होगा, उसका कैपेसिटर रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो Q1/Q2 लिखेंगे 4πε0A और 4πε0B। 4πε0 कट जाएगा तो क्या आएगा रेशियो A/B। तो इसका सही आंसर होगा B/A, क्योंकि सेकेंड टू फर्स्ट दिया है तो B/A, तो इसका ऑप्शन क्या होगा C। ठीक है, चेक कर लेते हैं, है A/B, V क्यों लिखा है फिर, वो मिसप्रिंट है ना। ठीक है, तो ऐसा होता है बच्चों, है ना, ये V के कारण मैं कंफ्यूज हो गया, ये रेशियो उसी का पूछा है, तो V कुछ नहीं है, V नहीं लिखा हुआ है ना, इसको डिलीट कर दो, है ना, गेट मार्क्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है, पासेस थ्रू अ सरफेस ऑफ 4 मीटर स्क्वायर हैविंग यूनिट वेक्टर ऐसा, मतलब यूनिट वेक्टर 4 मीटर स्क्वायर एरिया का मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन बता रहा है। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जानते हैं बच्चों क्या होता है E.A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 2I/√6 प्लस 6J/√6 प्लस 8K/√6। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है A से। अब एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 और ये यूनिट वेक्टर है, तो आप जानते हैं बच्चों अगर आपको एरिया वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे A यूनिट वेक्टर इंटू A का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड 4 है यूनिट वेक्टर में, उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा 4 2 जा 8, तो आएगा 8I/√6 प्लस 4J/√6 प्लस 4K/√6, इसका अंडर रूट। अब क्या करते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट, तो देखो √6 और √6 ये 1/6 को बाहर ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, 8 2 जा 16, 6 4 जा 24, 8 4 जा 32,
24 और 16 हो गया 40, 40 और 32 हो गया 72, तो क्या आएगा 72/6। तो ये हो गया आपका वैल्यू, 6 से जा रहा है, 6 1 जा 6, बचा 1 2 जा, तो 12 जा रहा है। तो फ्लक्स क्या होगा बच्चों, 12 वेबर। ठीक है, यूनिट मीटर स्क्वायर एक बार चेक कर लेना, सेंटीमीटर तो नहीं, मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा 12 वेबर। ठीक है कुछ वसूली करना चलिए बच्चों, अगला सवाल क्या है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स P एंड S विथ चार्ज Q ऑन ईच। तो देखो आइडेंटिकल है, एक स्फीयर और दूसरा स्फीयर, और दोनों में चार्ज कितना है, Q और Q। रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन का। अब क्या किया, अ थर्ड आइडेंटिकल लेकिन अनचार्ज स्फीयर R is successively brought in contact with two spheres, the new force of repulsion between P and S क्या होगा। तो देखो क्या किए, पहले Q लाए, इससे कांटेक्ट कराए, जैसे इससे कांटेक्ट कराएंगे तो आइडेंटिकल है, तो चार्ज जो टोटल चार्ज है उसका आधा आधा बढ़ जाएगा। तो इसमें चार्ज हो जाएगा Q/2 और इसमें आ गया चार्ज Q/2। अब इसको उठाए और इसके साथ कांटेक्ट में लाए, तो इसका चार्ज है Q/2। अब इन दोनों को जोड़ दिए तो टोटल चार्ज क्या हो गया 3Q/2। अब उसका आधा मतलब इसमें आ जाएगा 3Q/4 और इसमें चले जाएगा 3Q/4। फिर क्या किए, इसको हटा दिए। अब ये दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, डिस्टेंस चेंज नहीं किए, तो पहले लग रहा था बच्चों 16 न्यूटन, जब K Q²/R² था डिस्टेंस, दोनों में चार्ज Q था। अब लगेगा F' K, Q एक में है Q/2 और एक में है 3Q/4 डिवाइडेड बाय R²। दोनों को अपन डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, तो 16/F' आएगा, R² कट गया, K कट गया, Q² से कट गया, तो आएगा 1/3/8। तो यहाँ 8 नीचे 8 ऊपर चले जाएगा और 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो 8 2 जा, तो F' आ जाएगा 3 2 जा 6 न्यूटन। तो फोर्स जो नया फोर्स है वो कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या होगा बी। ठीक है, अगला सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ सिग्मा इज द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल क्या होगा। तो देखो ये है क्या शेल, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दी है सिग्मा। ठीक, तो हम लोग ये जानते हैं बच्चों, अगर सपोज इस पे टोटल चार्ज Q हो, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है KQ/R का स्क्वायर, वेयर R इज द रेडियस। अब हमको Q इन टर्म्स ऑफ सिग्मा डालना है, तो क्या करते हैं, पहले K को लिख देते हैं 1/4πε0R² इंटू Q। अब Q को लिख सकते हैं, देखो चार्ज अपॉन एरिया होता है, उल्टा, चार्ज अपॉन एरिया होता है सिग्मा, तो चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, और जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा 4πr²। क्यों, क्योंकि 4πr² क्या होता है सरफेस एरिया। तो यहां पर डालते हैं Q की जगह सिग्मा इंटू 4πr², तो R² से R² कट गया, 4π का हिसाब हो गया, तो क्या आएगा σ/ε0। ठीक है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। तो बच्चों अगर इनफाइनाइट शीट होता है, उससे कितने डिस्टेंस पे हो पॉइंट जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शीट अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी रखती है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/2ε0, एक शीट के कारण, थिन शीट है तो। ठीक है, तो सपोज अपने को क्या बोला, एक थिन शीट है सिग्मा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे रहती है और नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स रहती है। तो देखते हैं पहले ये सिग्मा के कारण क्या होगी, तो सिग्मा के कारण होगी P पे, सिग्मा के कारण P पे होगी अवे क्योंकि पॉजिटिव है, और कितना आएगा σ/2ε0। फिर ये T2 सिग्मा है, ये अट्रैक्ट करेगा तो इसके कारण होगा 2σ/2ε0 इसी तरफ, ये भी नेगेटिव है तो इसके कारण भी इधर होगा, और ये होगा σ/2ε0। कि कौन से पोजीशन पे रखें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो सब ऐड होगा, तो 2σ/2ε0 प्लस σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, तो 2ε0 आ गया,
2 प्लस ये 4 सिग्मा, 2 2 जा गया तो कितना आ गया 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये होगी वैल्यू, तो 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो x का वैल्यू यहां पर क्या आएगा 2। ओके, तो याद रखेंगे बच्चों, अगर आपकी एक इनफाइनाइट शीट है तो उससे डिस्टेंस कितना दूर ले रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। और मीडियम क्या है ना, मीडियम अगर दूसरा होगा तो फिर एप्सिलॉन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगला सवाल क्या दिया है कि व्हीकल कैरिंग इन्फ्लेमेबल फ्लूइड्स यूजुअली हैव मेटालिक चेन्स टचिंग द ग्राउंड टू प्रोटेक्ट टायर्स फ्रॉम कैचिंग डर्ट। बहुत बढ़िया। टू अलर्ट अदर व्हीकल्स, ये भी हो सकता है ना। इट इज अ कस्टम, एक रिचुअल है बच्चों, उसको मानना पड़ता है। या टू कंडक्ट एक्सेस चार्ज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन टू द ग्राउंड। तो सही आंसर क्या है बच्चों, टू ट्रांसफर एक्सेस चार्ज टू द ग्राउंड। प्रथा है ना, तो डी इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्पार्क डेवलप होता है और स्पार्क से क्या हो सकती है, आग लग सकती है। इसे एक्सेस चार्ज जो एयर फ्रिक्शन के कारण एक कंडक्टर में डेवलप हो रहा है उसको ग्राउंड पे ट्रांसफर हो जाए, उसके लिए अपन क्या करते हैं, चेन लटका के रखते हैं। बाकी ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इट इज अ कस्टम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज E। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है बच्चों, एट अ पॉइंट P इज E। The electric field at R on equipotential line will be E by X। ये अपने को बताना है, ठीक है। तो एट अ पॉइंट P बोला है, लेकिन P कहीं दिया ही नहीं है। अच्छा है, दिया है, P दिया है यार, ठीक है। तो P जो है वो कौन सा पॉइंट है, P जो है वो एक एक्शियल पॉइंट है, और एक्शियल पॉइंट पे एक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है P एक्शियल, वो क्या लेते हैं देखो। तो जनरल फॉर्मूला ये होता है बच्चों, E बराबर KP बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये होता है जनरल फॉर्मूला। तो अगर सपोज एक डायपोल है और आप उसके सेंटर से डायपोल के एंगल से, डायपोल वेक्टर से एक पोजीशन वेक्टर r अगर थीटा एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो अगर बच्चों आपका एक्शियल पॉइंट है तो थीटा का वैल्यू क्या लेना है, 0। थीटा का वैल्यू 0 लोगे, cos 0 आएगा 1, 3 + 1 होता है 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 2kp बाय आर क्यूब, है ना। तो देखो सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, तो यहां पर मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूं 2kp बाय आर का क्यूब। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट r क्या होगा, तो और इसको E लेने बोला है हमको, ठीक है। तो बच्चों ये है डिस्टेंस कितना, 2r, मतलब यहां पर है 2r डिस्टेंस पे। तो अब एक्शियल पॉइंट पे ये एंगल थीटा क्या हो गया 90, तो cos 90 क्या होता है 0, तो ये वाला टर्म हो गया 1, तो आएगा kp बाय आर क्यूब। तो E इक्विटोरियल, सपोज इसको अपन E डैश बोल रहे हैं, ये होगा kp बाय आर क्यूब, लेकिन r का वैल्यू दिया है यहां 2r, तो क्या हो जाएगा 8r क्यूब, ठीक है। अब हम जानते हैं बच्चों kp बाय आर क्यूब के जगह आप क्या लिख सकते हो, E बाई 2। तो यहाँ kp बाय आर क्यूब लिखा है, उसके जगह E बाई 2 लिख दो, तो क्या आ जाएगा E बाई 8 इंटू 2 विच इज E बाय 16। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी 16। ओके, अगला सवाल क्या दिया है, अ चार्ज Q is placed at center of one of the surface of a cube. The flux linked with the cube is। तो बच्चों क्या होगा, देखो Q is placed as a center of one of the surface। तो ये अगर आपका क्यूब है और आप क्या कर रहे हैं, इस सरफेस के किसी एक के सेंटर पे रख लिए। तो बच्चों ऐसे सवालों को अपन सिमेट्री से बनाते हैं, गॉसियन सरफेस की। तो क्या करो, आप इमेजिन कर लो इसके ऊपर एक और क्यूब इमेजिन कर लो। तो बच्चों इससे जितना भी फ्लक्स निकल रहा होगा, ये दोनों क्यूब को एंक्लोज किए हुए हैं, क्योंकि सरफेस को शेयर करने वाले दो क्यूब हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तो आधा फ्लक्स जा रहा होगा नीचे और आधा फ्लक्स जा रहा होगा ऊपर। तो एक क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स निकलता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिर्फ नीचे वाले क्यूब से कितना जा रहा होगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर क्या होगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, उससे पहले माइक चेक कर लेते हैं। माइक चेक हो गया। हाँ, तो बच्चों an infinitely long positive charge straight thread has a linear charge density lambda. An electron revolves around a circular path having axis along the length of the wire. The graph which correctly represents the variation of kinetic energy of electron as a function of radius of circular path from the wire. Wow,
देखो, तो बच्चों एक इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज है लैम्डा, और क्या हो रहा है, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन लगा रहा है ई, है ना, इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो देखो अपन समझते हैं, और कितने दूर है वो बोला है, रिवॉल्व्स इन अ पाथ रिवॉल्व कर रहा है, मतलब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके अलोंग सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब उसका जो रेडियस जो बना रहा होगा वो कांस्टेंट होगा। तो बच्चों अब आप जानते हैं कि एक लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो क्या कर रही होगी, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या कर रही होगी, अट्रैक्ट कर रही होगी, करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर आर पोजीशन पे क्या होगी, कांस्टेंट। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या प्रोवाइड कर रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, जिसके सर्कल के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो वो इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी टॉर्क जो लगा रही होगी वो जीरो लगा रही होगी, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी को तो वो बढ़ाएगी नहीं, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज प्लेस्ड ऑन एक्स वाई प्लेन। तो बच्चों अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक वाई एक्स और यह जेड एक्सिस ऐसा बना लेते हैं। तो हमको बोला है एक्स वाई प्लेन में शीट है, ठीक, तो ये हो गया आपका कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन में एक इनफाइनाइट शीट है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एस है और पॉजिटिव है, ठीक है। और अनदर लाइन चार्ज है जो कि इस प्लेस्ड एट z इज इक्वल्स टू 4 पे, तो ये z एक्सिस गया है। अच्छा, इसको ना इस तरफ बना दे रहा हूं ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। तो ये z इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो यहां पर 4 पे z इज इक्वल्स टू 4 से y एक्सिस के पैरेलल आपका एक लाइन चार्ज है, और हमको बोला है कि सिग्मा एस इज 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ई। हमको बताना है 0 0 2 मतलब z बराबर 2 यानी बीचों बीच इस पॉइंट पे रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड वैल्यू ड्यू टू शीट एंड लाइन चार्ज क्या होगा। तो बच्चों शीट से कितना भी दूर रहे फर्क नहीं पड़ता, शीट के कारण फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और लाइन चार्ज के कारण होती है बच्चों, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 4 है ये 2 है, तो 2 मीटर पे रखा हुआ है, तो क्या होता है 2k लैम्डा बाय डी, ठीक है। तो अगर मेरे को निकालना है रेशियो, तो रेशियो आ जाएगा ई शीट बाय ई एल, ये आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाय 2k लैम्डा, ठीक है। तो वैल्यू डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा सिग्मा, अच्छा सिग्मा की जगह आप 2 लैम्डा ई डाल सकते हो, तो यहां पर डालते हैं वैल्यू लिखते हैं 2 लैम्डा इंटू डी का वैल्यू भी 2 है, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू के का वैल्यू ऊपर चले जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और लैम्डा का वैल्यू क्या है लैम्डा। अब 1 2 3 4 कट गया, एप्सिलॉन एप्सिलॉन कट गया, लैम्डा लैम्डा कट गया, तो क्या आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन तो कट गया 4 पाई आया, तो क्या है बच्चों 4 पाई इज टू 1, लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला है पाई n स्क्वायर इज टू 1, तो यहां पर अपन अगर रूट में लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 16, ठीक है।